नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। इससे पहले बहुत सारे डेवलपमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो डायमेंशंस थे वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस करने वाले हैं। और जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो इट मीन्स कि हम पियाजे की थ्योरी ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप पाएंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो पियाजे की थ्योरी का है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में पियाजे की थ्योरी ही पढ़ने जा रहे हैं, पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस थ्योरी को आप पढ़ के समझेंगे कि कैसे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। पियाजे ने बहुत ही बढ़िया खूबसूरत तरीके से समझा रखा है कि कैसे बच्चा फ्रॉम सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि 0 साल से, जो उसकी एज 0 होती है बर्थ से लेकर के, कैसे जो मेन अडल्टहुड एज होती है वहाँ तक बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। और मेनली इसी पीरियड में बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। मेजर मेजर जो फंक्शंस हमारे ब्रेन के होते हैं वो इसी स्टेज में डेवलप होते हैं। उसके बाद तो जब एक बार हमारा ब्रेन मिच्योर हो जाता है तो जो डे टू डे लाइफ की जो फंक्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिक करता है। लेकिन ये स्टार्ट कैसे होता है और कैसे डेवलप होता है, ये पियाजे ने अपनी थ्योरी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार थोड़ा सा प्रीव्यू ले लेते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या। कुछ लोग इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रेन या मेंटल या कॉग्निटिव, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स विच वॉज गिवन बाय पियाजे। बेसिकली उन्होंने कुछ ऐसे कंसेप्ट दिए थे जैसे कि स्कीम्स क्या होते हैं, या हमें पता होना चाहिए। स्कीमा क्या होता है ये पता होना चाहिए। इसके अलावा इक्विलिब्रेशन, अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, कंजर्वेशन का जो उनका कंसेप्ट था, रिवर्सिबिलिटी का उनका जो कंसेप्ट था, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसको हम पहले समझ लेंगे एंड देन वी विल मूव टू द मेन थ्योरी ऑफ पियाजे। और उसमें बेसिकली जो उन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। And at the end of this video we are going to discuss some of the educational implications कि आप अगर पियाजे की थ्योरी को अच्छे से समझते हैं देन एजुकेशन में बीइंग अ टीचर आप उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हम लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, लास्ट लेक्चर में लैंग्वेज डेवलपमेंट की। अगर आपको पता हो तो हमने डिस्कस किए थे कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के, बच्चा कैसे फ्रॉम क्राइंग, कूइंग, बैबलिंग, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि बच्चा इन स्टेजेस से होकर गुजरता है। और बच्चे के इन्वायरमेंट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं, कौन कौन से 4 मेजर स्किल्स हमने बात किए थे लैंग्वेज डेवलपमेंट के, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम समझे तो देखिए ये एक तरीके से डायमेंशन है डेवलपमेंट का। बहुत सारे डायमेंशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, लिंग्विस्टिक, ये सारे हम कवर कर चुके हैं। कॉग्निटिव वाले को आज हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। लेकिन कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो ब्रेन होता है वो हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि ब्रेन क्या है, ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी जो भी फंक्शन कर रही है सब कुछ ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्रेन डेड हो जाता है तो एक तरीके से वो आदमी डेड है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रेन क्या है, ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रेन को देखिए 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो बायोलॉजिकली इसकी स्टडी करिए, बायोलॉजिकल स्टडी जो कि मेडिकल साइंस करती है मेनली, वो बायोलॉजिकल स्टडी होती है कि भाई ब्रेन में कैसे फंक्शन होते हैं, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं जो कैसे आपस में वर्क करते हैं, है ना। उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो गया या हमारे ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उनकी स्टडी हो गई, ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल हैं, ये मेडिकल साइंस स्टडी करती है। लेकिन जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, स्पेसिफिकली मैं चाइल्ड साइकोलॉजी में बात करूँ, तो यहाँ पे हम ब्रेन को बायोलॉजिकली नहीं पढ़ने जा रहे। हम ब्रेन की जो मेन फंक्शंस होते हैं ना, लाइक ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन हो उसको लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, देन हमारी बॉडी को डायरेक्शन देगा। ये इसका एक सिंपल शब्दों में मैंने समझाया कि फंक्शन है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे ब्रेन के, जैसे फॉर एग्जांपल सेंसेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके अलावा उसको प्रोसेस करना, उसके बाद कमांड देना, डायरेक्शन देना, इसके अलावा मेमोरी, थिंकिंग, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे ब्रेन के कुछ फंक्शंस हैं। तो ये
तो कॉग्निटिव में मेनली हम क्या है, हम अपने ब्रेन के फंक्शंस को स्टडी करते हैं कि हमारा ब्रेन जो काम कर रहा है वो कैसे करता है। ठीक है, एक बच्चा कैसे धीरे धीरे अपने आसपास के इन्वायरमेंट को समझने लगता है, जो उसके आसपास की इंफॉर्मेशन है उसको वो कैप्चर करता है, कैसे वो कंसेप्ट डेवलप करता है, कैसे वो अपने बॉडीज़ को कंट्रोल देना शुरू करता है ना। ये सारी चीज़ें हम कॉग्निटिव में ही पढ़ेंगे। कैसे मेमोरी वर्क करती है, ठीक है, मेमोरी कैसे वर्क करती है, बच्चा कैसे लॉजिकल थिंकिंग करता है, या बच्चे में थिंकिंग प्रोसेस होता है वो कैसे होता है ना। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, कंक्रीट थिंकिंग क्या होती है, बच्चा कैसे चीज़ों को सीखता है, ये सारी चीज़ें जो पार्ट होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। ठीक है, तो बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम यही सारी चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे बेसिक मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। चलिए हम मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पियाजे के थ्योरी की। अब हम यहाँ से जो कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली जो पियाजे ने जो उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया उसी को हम कवर करेंगे। तो आगे हम बढ़ने से पहले जो मेन थ्योरी है पियाजे की उसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये कंसेप्ट पियाजे की थ्योरी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है और उन्होंने अ, बता रखा है कि कैसे बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट स्टेज है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीमा की, कि स्कीमा क्या होता है। देखिए स्कीमा जब पियाजे ने समझाया था अपनी थ्योरी में कि स्कीमा की बात की थी तो उन्होंने कहा था कि स्कीमा क्या है। स्कीमा एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है बच्चे के दिमाग में, जो बच्चे की हेल्प करता है किसी भी नई सिचुएशन को हैंडल करने में। अब वो कैसे हैंडल करता है, जो हम अडेप्टेशन पढ़ रहे होंगे आगे, जब हम अडेप्टेशन की बात करेंगे आगे, जब देखिए जैसे यहाँ पे हम अडेप्टेशन जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो हम बात करेंगे उसको कि कैसे करता है। फिलहाल आप स्कीमा को समझिए। स्कीमा क्या है, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे ब्रेन में, हम उसको स्कीमा कहते हैं। जैसे कि आप पाएंगे कि बच्चा जब किसी जानवर को देखता है, गाय को देखता है, तो गाय को लेकर बच्चे के दिमाग में पहले से कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। बच्चे ने इससे पहले भी गाय को देखा होगा। गाय को अगर देखा है तो उसकी आवाज़ सुनी होगी, उससे वो परिचित होगा। गाय की इमेज उसके माइंड में सेट है कि कैसे होती है। ठीक है, गाय क्या खाती है उसने अगर खाते हुए देखा है तो वो पता होगा। तो ये कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो दिमाग में बच्चे के पहले से हैं, इसको हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तब भी बच्चे में कुछ स्कीमा होता है, वो इनेट होता है, मतलब जन्मजात होता है। फॉर एग्जांपल सकिंग। सकिंग क्या है, एक बच्चे में जन्मजात स्कीमा होता है। जब बच्चा दूध पीता है या बच्चा खुद अपनी अंगूठे को चूसता है तो वहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, ये जो बच्चे में स्कीमा है सकिंग का, उसको इस्तेमाल कर रहा है। आप पाएंगे कि बच्चा इसके अलावा बाकी वस्तुओं को भी उठा के मुंह में डालने लगता है। वो ऐसा क्यों करता है, वो इसीलिए करता है क्योंकि बच्चे में एक सकिंग स्कीमा है। तो इसी के अनुसार बच्चा जो है वो बिहेव करता है। तो ये था स्कीमा। स्कीमा मतलब आप सिंपल समझ लीजिए कि कुछ जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में होते हैं उसको हम स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट इज स्कीम्स। अब ये स्कीम्स और स्कीमा सुनने में एक जैसा लग रहा होगा लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। स्कीम्स होता है कि सेट ऑफ बिहेवियर जो रिपीटेडली कोई बच्चा या कोई व्यक्ति करता है। ये हम सभी करते हैं, या आप मैं हम सब करते हैं, छोटे बच्चे भी करते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझने की करते हैं कोशिश करते हैं कि जैसे मान के चलिए जब बच्चा स्कूल जाता है तो रोज़ बच्चा एक सेट ऑफ बिहेवियर है वो रिपीट करता होगा। फॉर एग्जांपल बच्चा जब सुबह उठता है तो सबसे पहले नहा धो के अपनी ड्रेस पहनता होगा, फिर ब्रेकफास्ट करता होगा, अपने जूते पहनना, बैग पैक करना। तो ये इस ऑर्डर में जब इस बिहेवियर को करता है तो दैट इज़ कॉल्ड अ सेट ऑफ बिहेवियर एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज स्कीम्स। तो आप पाएंगे कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को करने के लिए कोई ज़्यादा मेंटल एफर्ट नहीं करना पड़ता है, हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि भाई क्या करें क्या ना करें, क्योंकि ये सेट ऑफ बिहेवियर है एक तरीके से हमारी हैबिट में डेवलप हो जाती हैं। तो इसलिए इस पर ज़्यादा एफर्ट हमें लगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा हम एफर्ट नहीं लगाते। तो आप पाएंगे कि ये होता है स्कीम्स और ये होता है स्कीमा। आई होप आप समझ पाएंगे दोनों में बेसिक डिफरेंस। अब हम बात करते हैं अडेप्टेशन की, कि अडेप्टेशन क्या होता है। तो देखिए अडेप्टेशन बेसिकली क्या है कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि जब बच्चा इस दुनिया में आता है वो इस अपने आसपास के इन्वायरमेंट से परिचित नहीं होता, उसको नहीं पता कि उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है क्या है, उसको वो समझने की कोशिश करता है। अब वो कैसे समझता है, वो उसकी जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनके थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखता है, बहुत सारे नए नए इन्फॉर्मेशन उसको मिलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने आती हैं जिनको वो फेस करता है। तो इन सारे प्रोसेस के थ्रू वो क्या है, अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर रहा है।
तो इन्वायरमेंट में एडजस्ट जो कर रहा है उसी को अडेप्टेशन कहते हैं। पियाजे ने अडेप्टेशन के लिए यानी कि इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए बताया था कि बच्चा दो प्रोसेस को फॉलो करता है, एक होता है एसिमिलेशन और एक होता है एकोमोडेशन। अभी हम डिटेल में बात करते हैं दोनों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन क्या होता है? देखिए, जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाला कंसेप्ट पढ़ा था, फर्स्ट कंसेप्ट स्कीमा, जिसमें हमने बात की थी कि बच्चे में कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है जिसके इस्तेमाल करके बच्चा अपने आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है या उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो स्कीमा का ही इस्तेमाल करके बच्चा एसिमिलेशन करता है। एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि जब बच्चा अपनी नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पुराने सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा है और सक्सेसफुली वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, तो इसका मतलब बच्चा एसिमिलेट कर रहा है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि बच्चे के पास जो प्रेजेंट स्कीमा है उसका इस्तेमाल करके बच्चा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, तो इसका मतलब बच्चा एसिमिलेट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एकोमोडेशन होता है। एकोमोडेशन क्या होता है कि जब बच्चा ये पाता है कि उसका प्रेजेंट स्कीमा अब वर्क नहीं कर रहा है, उसको सामने जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए उसको अपने स्कीमा में परिवर्तन लाना पड़ रहा है, तो जब वो अपने स्कीमा में चेंजेस लाता है उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एसिमिलेशन की, तो मान के चलिए कि बच्चे ने अगर कभी गाय को देखा है, वो जानता है गाय कैसी होती है, उसकी आवाज़ को सुना है, और बच्चा फिर कहीं और किसी जगह पे या कहीं किसी मूवी में या किसी वीडियो में गाय की सिर्फ आवाज़ को सुन के पता लगा लेता है कि ये तो गाय है। तो बच्चा ऐसा कैसे कर पाया? बच्चे के पास कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन थी पहले से, बच्चे ने उस गाय की आवाज़ को पहले से सुना था, गाय के बारे में पता था बच्चे को कुछ, और जब उसने ये आवाज़ कहीं और सुनी तो उस बच्चे ने तुरंत उस चीज़ को पकड़ लिया कि हाँ, अरे ये तो गाय की आवाज़ है। तो बच्चा ऐसे कैसे कर पाया? बिकॉज बच्चे में जो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन था गाय को लेकर, वो बच्चे की हेल्प कर रहा था नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इन द सेम वे एकोमोडेशन को अगर आप समझेंगे तो एकोमोडेशन में बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता, तो उसको अपने स्कीमा में चेंज लेकर आना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटा बच्चा मान के चलिए जो भी 1.5-2 साल का है, वो किसी जानवर को देखता है। मान के चलिए किसी 4 पैर वाले जानवर को, बिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए। बच्चे ने बिल्ली को देखा। अब बिल्ली को देख के बच्चा समझता है कि ये, बच्चे ने देखा और बच्चे ने बिल्ली की आवाज़ को भी सुना, म्याऊं म्याऊं बिल्ली बोलती है। हमने बच्चे को समझाया कि ये बिल्ली है, बच्चे ने भी समझा अच्छा ये बिल्ली है। थोड़ी बहुत बच्चे ने उसकी प्रॉपर्टी को भी देखा कि हाँ इसके 4 पैर होते हैं, इस तरीके से। अब हो सकता है कि बच्चा किसी दूसरे 4 पैर वाले जानवर जैसे कुत्ता, उसको देखकर भी बोल पड़े कि ये तो बिल्ली है ना? ऐसा बच्चा करता है। फिर हमें बच्चे को समझाना पड़ता है कि नहीं नहीं, ये बिल्ली नहीं है, ये तो कुत्ता है, ये भौंकता है। बिल्ली अलग तरीके से बोलती है, कुत्ता अलग तरीके से बोलता है। अब बच्चा क्या करेगा? अपने स्कीमा में चेंजेस लेकर आएगा। वो कहेगा अरे हाँ, ये तो अलग है बिल्ली से। तो अब क्या हुआ? बच्चे का जो पहले से सेट ऑफ स्कीमा था बिल्ली को लेकर, वो यहाँ काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये बिल्ली नहीं, ये क्या है? कुत्ता है। तो बच्चा अब यहाँ पे अपने स्कीमा में चेंज लेकर आएगा। वो कहेगा कि हर 4 पैर वाला जानवर बिल्ली नहीं होती है। बच्चा बाकी प्रॉपर्टीज़ पर भी फोकस करेगा, है ना? कुत्ते का जो आकार होता है वो बिल्ली के मुकाबले बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होता है ना? कई ऐसी चीज़ें हैं जो वो डिफरेंस। तो बच्चा इस प्रकार से अपने क्या कर रहा है? स्कीमा में परिवर्तन कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन कहते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, और इन दोनों प्रोसेस की हेल्प से बच्चा जब अपने इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशन कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या है? कि बच्चा संतुलन की स्थिति में है। संतुलन मतलब कैसी? मेंटल बैलेंस की यहाँ पे बात हो रही है कि बच्चा मेंटल बैलेंस में है। मेंटल बैलेंस का मतलब ये है कि बच्चे के सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को अगर वो सॉल्व कर पा रहा है तो बच्चा मेंटली इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अगर नहीं कर पा रहा है तो बच्चे में जो मेंटल अनबैलेंस क्रिएट होता है। अब कैसे होता है? जैसे कि हमने यहाँ पे बात की ना, अडेप्टेशन जो हमने पढ़ा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, यही यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, बच्चे के सामने कुछ प्रॉब्लम आती है तो बच्चा स्टार्टिंग में बच्चे में एक स्टेट ऑफ एंग्जाइटी मतलब क्रिएट होती है कि हाँ ये प्रॉब्लम है मेरे सामने। लेकिन बच्चा क्या करता है? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एसिमिलेशन का इस्तेमाल करता है। पहले तो जो उसके पास सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो दोहराएगा, वो देखेगा कि क्या उसकी प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो रही है। अगर नहीं हो रही तो क्या करेगा? एकोमोडेशन करेगा, अपने अंदर
कुछ स्कीमा में परिवर्तन लाएगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो स्टार्टिंग में जैसे ही बच्चे के सामने प्रॉब्लम आई, बच्चा अनबैलेंस हो गया, और जैसे ही बच्चे ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बच्चा वापस से इक्विलिब्रेशन स्टेट में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रेशन एक तरीके से क्या है कि बच्चे में जब कोई नई प्रॉब्लम आती है बच्चे के सामने, तो बच्चा उस प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर पाता है तो वापस से बच्चा इक्विलिब्रेशन की स्टेट में आ जाता है। तो इक्विलिब्रेशन में आने के लिए भी यहाँ आप पाएंगे कि बच्चा अडेप्टेशन ही करता है। अडेप्टेशन या मतलब का ये है कि बच्चा या तो एसिमिलेशन करेगा या एकोमोडेशन करेगा, और तभी बच्चे में इक्विलिब्रेशन आएगा। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स, और ये आपने और हमने ये ज़रूर बच्चों में ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया तो आप ज़रूर करिएगा। आप पाएंगे कि बच्चे में ये चीज़ पाई जाती है। बच्चे में कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट होता है वो हमें देखने को नहीं मिलता। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब कि किसी वस्तु का जो अस्तित्व होता है, यानी कि बच्चा जो वस्तु है उसका आकार, या उसके आकार में परिवर्तन या उसके साइज़ में परिवर्तन होने से जो उस वस्तु की मात्रा है उसमें कोई ख़ास परिवर्तन नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। इसको आप एक एग्ज़ाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कंजर्वेशन का कंसेप्ट कैसे काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि मेरे सामने ये एक बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है। इस पानी को मैंने बच्चे के सामने रखा कि और बच्चे को ऑब्ज़र्व करने दिया कि इसमें कितना पानी है। बच्चे ने ऑब्ज़र्व किया। अब इतना ही पानी मैंने एक दूसरे बर्तन में भी रखा। ध्यान रहे पानी की मात्रा सेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप पाएंगे कि इस बार जो बर्तन है ना, ये इस वाले बर्तन के मुकाबले अधिक चौड़ा है। मतलब ये वाला जो बर्तन है ये ज़्यादा चौड़ा है और ये कम चौड़ा है। अब सीधी सी बात है, अगर ये ज़्यादा चौड़ा है और पानी की मात्रा सेम है, तो पानी का जो लेवल होगा वो इसके मुकाबले क्या होगा? कम ही तो होगा। ऑफकोर्स इससे तो कम होगा। हालांकि मात्रा पानी की सेम है, लेकिन पानी का जो लेवल होगा वो इससे कम होगा। अब जब बच्चा इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा होगा, इसको भी उसको भी ऑब्जर्व कर रहा होगा, और बच्चे से जब पूछा जाएगा कि बताओ किस में ज़्यादा पानी है या किस में कम पानी है, तो बच्चा अक्सर आपको जवाब देगा कि इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें कम पानी है। उसका कारण क्या है कि बच्चा कैसे ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को? बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है लेवल पर। ठीक है, वो पानी का लेवल देखता है कि भाई किस पानी का लेवल ज़्यादा है। उसको लेवल इसमें ज़्यादा दिख रहा है तो उसको कहेगा कि भाई इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें कम पानी है। तो इस तरीके से कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो काम करता है। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, या आपने ज़रूर किया होगा, नहीं किया तो करिएगा, मैंने तो ज़रूर किया है। मान के चलिए अगर कोई बच्चा है 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, अगर आपने उसको एक चॉकलेट दी, तो एक चॉकलेट है आपने उसको दी, वहीं दूसरी तरफ आपने उसको एक ऑफ़र और दिया। या तो आप ये चॉकलेट लो, या फिर आपने इसी चॉकलेट के ना 2 टुकड़े कर दिए। चॉकलेट सेम है लेकिन टुकड़े 2 कर दिए। ध्यान रहे चॉकलेट सेम है, सेम साइज़ की है, एक पूरी चॉकलेट है, एक इसी चॉकलेट के 2 टुकड़े कर दिए। ये दोनों ऑफ़र बच्चे के सामने रखे, और बच्चा आप पाएंगे कि जनरली किसको चूज़ करेगा? इसको चूज़ करेगा, बिकॉज बच्चे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे चॉकलेट की मात्रा ज़्यादा है। तो ऐसे में आप पाएंगे कि बच्चे में कंजर्वेशन का कंसेप्ट डेवलप नहीं होता है। कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि बच्चा जो वस्तु के आकार में परिवर्तन हो गया, या वस्तु की स्थिरता, कंसिस्टेंसी, इनमें कोई चेंज हो रहा है, तो उसमें चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके रंग रूप में चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी मात्रा उतनी की उतनी ही बनी ही रहती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कंजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट कंसेप्ट इज डीसेंटरिंग। डीसेंटरिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु के बारे में एक से ज़्यादा तरीके से सोच पाना। आप पाएंगे कि स्टार्टिंग में बच्चे में ना सेंटरिंग होती है। सेंटरिंग मतलब बच्चा एक ही तरीके से सोचता है किसी वस्तु के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। लेकिन डीसेंटरिंग बच्चे में धीरे धीरे डेवलप होती है। डीसेंटरिंग में बच्चा मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी वस्तु के बारे में सोच पाता है ना। अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचता है। मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से जब बच्चा चीज़ों को सोचता है तो उसको हम डीसेंटरिंग कहते हैं। एंड डीसेंटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी है, मेन थ्योरी पर हम आते हैं पियाजे की। पियाजे की मेन थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पियाजे ने मेनली ये बता रखा है कि 4 स्टेजेस होते हैं। इस 4 स्टेजेस में ही बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इनके नाम क्या होते हैं इनको याद रखिएगा। कितने से कितने साल के बच्चे किस स्टेज में आते हैं ये ज़रूर याद रखिएगा। कौन कौन से मेजर चेंजेस होते हैं ज़रूर याद रखिएगा।
क्योंकि पियाजे की थ्योरी से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 या 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आपको पियाजे की थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए, आपको सारे स्टेजेस के नाम तक पता होने चाहिए। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 साल। बेसिकली सेंसरी मोटर स्टेज इसका नाम इसलिए है क्योंकि आप पाएंगे कि इस स्टेज में बच्चा अपनी जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स जिसको हम कह सकते हैं, उसके थ्रू चीज़ों को सीखता है, अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल की होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब ये है कि बच्चा जो ऑपरेशंस करेगा, मेंटल ऑपरेशंस लाइक जो बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करता है या और भी चीज़ें हैं, उससे पहले की स्टेज होती है ना। सिस्टमेटिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ये कुछ ऐसी थिंकिंग्स होती हैं जो बच्चा इस स्टेज में नहीं करता, इसलिए ये प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाती हैं। नेक्स्ट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 12 साल होती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब ये है कि बच्चे में मेनली कंक्रीट थिंकिंग होती है। कंक्रीट थिंकिंग का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ बच्चे के सामने है तो बच्चा उसके बारे में तभी सोच पाएगा, अगर उसके सामने नहीं है तो बच्चा उसके बारे में नहीं सोच पाएगा। नेक्स्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल से लेकर अडल्टहुड तक होती है बेसिकली। तो इसमें आप पाएंगे कि बच्चे में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जनरली बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, मतलब बच्चा अब उन चीज़ों के बारे में भी सोच पाता है जो बच्चे के सामने नहीं है। इसके अलावा मेजर जितने भी इम्पोर्टेंट कॉग्निटिव फीचर्स होते हैं बच्चे में, वो डेवलप इस स्टेज में हो जाते हैं। आइए हम डिटेल में एक एक स्टेजेस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बच्चा सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सीखता है, क्योंकि बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट तो है नहीं इतना, ना ही बच्चे का इतना कॉग्निटिव डेवलपमेंट है कि मैं कुछ बताऊं और बच्चा मेरी बात को समझ जाए, कुछ नहीं है। बच्चे के पास सिर्फ एक ही सहारा होता है, वो होते हैं उसके सेंस ऑर्गन्स, आइज, ईयर, टंग, स्किन। इन सब के थ्रू बच्चा चीज़ों को समझता है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को समझता है। ठीक है। इसके अलावा आप पाएंगे कि इस स्टेज को रिफ्लेक्स स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा इसमें बहुत रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ करता है ना। आप पाएंगे कि जनरली जो 1 मंथ की जो बच्चे में स्टेज होती है, वो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ की स्टेज होती है। सेंसरी मोटर स्टेज में भी बहुत सारे सब स्टेजेस हैं, जो कि अभी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला स्टेज जो है वो स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ है। जब बच्चा 1 मंथ तक का होता है तो बच्चा कंप्लीटली रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ ही करता है। अब ये रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ क्यों करता है? जब हम पढ़ रहे थे मोटर डेवलपमेंट, तब हमने पाया था कि कैसे बच्चे का जो स्टार्टिंग में जो सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम पढ़ा था हमने, है ना, और लोअर जो सिस्टम होता है, न्यूरॉन सिस्टम, वो पढ़ा था। उसमें हमने पाया था कि बच्चा कैसे स्टार्टिंग में जो उसके स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा करता है ना। और धीरे धीरे बाद में बच्चे का जब जो लोअर ब्रेन होता है वो जब डेवलप होता है, तब बच्चे में वॉलेंट्री एक्शंस डेवलप होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में बच्चे में रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ इसीलिए होती हैं। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिस पर बच्चे का कोई कंट्रोल ही नहीं है, मतलब वो ऑटोमेटिक हो रही हैं। अभी भी आपके साथ और हमारे साथ भी होती हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल, आपकी अपनी अपनी जो आँखें हैं वो अपने आप, पलकें हैं वो अपने आप झपकती हैं। आपका कोई कंट्रोल थोड़ी होता है कि मुझे हर 1 मिनट पे झपकनी है या 1 मिनट में इतनी बार झपकनी है। ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑटोमेटिक है, कितनी बार होंगी वो ऑटोमेटिक है, कोई कंट्रोल नहीं है आपका। आपका हार्ट बीट कर रहा है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी का एग्जांपल है। आप कंट्रोल नहीं कर पाते अपने हार्ट बीट को कि मैं कंट्रोल कर लूँ कि भाई कितनी बार बीट करना है, कितनी बार नहीं करना। तो ये सब क्या है? ये सब एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ का, और 1 मंथ का बच्चा जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करता है। नेक्स्ट इज प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। ये जो स्टेज होती है जनरली 1 से 4 महीने की होती है, और इसमें आप पाएंगे कि बच्चा सर्कुलर रिएक्शंस ज़्यादा करता है। सर्कुलर रिएक्शंस क्या होते हैं पहले उसको समझिए। सर्कुलर रिएक्शंस का मतलब ऐसे रिएक्शंस जो बच्चा रिपीटेडली करता है, ठीक है, बार बार करता है। और ये रिफ्लेक्स नहीं होती, इसको आप समझ लीजिए। रिफ्लेक्स तो वो होता है जिसका बच्चे पर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन सर्कुलर रिएक्शंस वो होता है जिसका बच्चे पर कंट्रोल थोड़ा बहुत होता है। बच्चा अपनी इच्छा से वो चीज़ बार बार कर रहा है, क्योंकि बच्चा उसको करने में इंजॉय फील करता है, प्लेजर बच्चे को मिलता है, आनंद मिलता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अंगूठा चूसना एक एग्जाम्पल है, क्योंकि बच्चा बार बार अपना अंगूठा चूसता है, तो एक एग्जाम्पल है सर्कुलर रिएक्शन का। सर्कुलर रिएक्शन भी 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टार्शियरी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन की। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन 1 से 4 महीने में होता है। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन का मतलब क्या है कि बच्चा ऐसी एक्टिविटीज़ को बार बार दोहराता है जो कि उसकी बॉडी से रिलेटेड है, अपनी बॉडी को लेकर के।
फॉर एग्जाम्पल आप पाएंगे बार बार बच्चा अपने अंगूठे को मुंह में लेके जाता है, चूसता है, उसको बार बार चूसता है ना। क्यों कर रहा है ऐसा बच्चा? एक, बच्चे को इंजॉय फील हो रहा है, प्लेजर मिल रहा है। दूसरा, बच्चा रिपीटेडली उसको कर रहा है, इसलिए ये सर्कुलर है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन का, क्योंकि बच्चे का अंगूठा चूसना उसकी बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन आपने पाया 1 से 4 महीने की स्टेज होती है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, 4 से 8 महीने की होती है। अब क्योंकि ये भी सर्कुलर रिएक्शन है, इसका मतलब बच्चा उस चीज़ को बार बार कर रहा है। लेकिन सेकेंडरी क्यों है? सेकेंडरी इसलिए है क्योंकि अब वो उसकी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, अब वो उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट में उसको कुछ ऐसा दिख रहा है जो बच्चा इंजॉय फील कर रहा है, प्लेजर फील कर रहा है, और इसलिए बच्चा उस एक्टिविटी को बार बार दोहरा रहा है। जनरली 4 से 8 महीने का बच्चा ऐसा करता है। आप पाएंगे कि बच्चे के सामने अगर आप झुनझुना लेकर जाएं, जिसको रैटल भी कहते हैं, और उसकी साउंड से बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है ना। तो बच्चा खुद से बार बार उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको हिलाता है, उसको बजाता है, और उसकी साउंड से वो बहुत बच्चा खुश होता है काफ़ी। तो बच्चा क्योंकि बार बार इसको कर रहा है, और अब बच्चा जिस वस्तु से कर रहा है, जिस चीज़ से कर रहा है, उसकी बॉडी से रिलेटेड नहीं है बल्कि उसके इन्वायरमेंट में है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन का, जो कि 4 से 8 महीने का बच्चा करता है। इसी प्रकार से आप पाएंगे 8 से 12 साल का जो महीना होता है, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमास। स्कीमास जैसा कि मैंने डिस्कस कर लिया, एक सेट ऑफ बिहेवियर होते हैं। तो बच्चा 8 से जब 12 महीने का होता है तो बच्चा जनरली कोऑर्डिनेशन करता है स्कीमास में, मतलब बच्चे में धीरे धीरे कुछ सेट ऑफ बिहेवियर डेवलप होते हैं, और अब उस सेट ऑफ बिहेवियर को एक तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, बच्चा जब अपने सामने किसी खिलौने को देखता है, किसी टॉय को देखता है, तो उस टॉय को पकड़ने के लिए कुछ सेट ऑफ बिहेवियर्स होते हैं जो कि बच्चा दोहराता है, बार बार दोहराता है। हो सकता है अपने हाथ को आगे लेके जाएगा, उसको उठाएगा, फिर उसको हिलाएगा, बजाएगा और खुश होगा। ये एक्टिविटी बच्चा बार बार दोहराता है, और एक सेट ऑफ बिहेवियर है कि बच्चा इसी प्रकार से उस चीज़ को पकड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमास, यानी कि बच्चा अब अपने व्यवहार को संगठित कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, और एक सेट ऑफ बिहेवियर बच्चा किसी चीज़ को लेकर बना रहा है। तो ये 8 से 12 महीने में बच्चे में ये चीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 12 से 18 महीने के बीच होता है। जनरली बच्चा क्योंकि इस स्टेज में थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है, क्यूरियोसिटी बच्चे में डेवलप होती है, अपने आसपास की चीज़ों को खोजना शुरू करता है, इन्वेंशन मतलब डिस्कवर करना शुरू करता है। और इसी दौरान बच्चा क्या करता है कि टार्शियरी सर्कुलर रिएक्शंस करता है, मतलब अपने आसपास की चीज़ों को उठाता है, बार बार दोहराता है उस एक्टिविटी को, खेलता है उसके साथ। लेकिन यहाँ पे प्लेजर के अलावा बच्चा क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि बच्चा उस चीज़ को समझने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है टार्शियरी सर्कुलर रिएक्शन का, जहाँ पे बच्चा किसी एक्टिविटीज़ को इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पीछे एक गोल है, बच्चा उस चीज़ को समझना चाह रहा है ना। तो ये एग्जाम्पल है टार्शियरी सर्कुलर रिएक्शन का। नेक्स्ट इज 18 to 24 मंथ, और जनरली ये लास्ट स्टेज हो जाती है सेंसरी मोटर स्टेज में भी। सिंबॉलिक थॉट, सिंबॉलिक थॉट का मतलब यहाँ पर यह है कि बच्चा अब अपने आसपास की चीज़ों को लेकर थिंकिंग डेवलप करता है, सोचना शुरू करता है धीरे धीरे। और थिंकिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, है ना। इससे पहले बच्चे में इतना होता नहीं है, मतलब सिंबॉलिक थॉट आप पाएंगे कि बच्चा कहाँ इतना करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस जब बच्चे में डेवलप हो जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस भी मैं अभी आपको समझाऊंगा ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु बच्चे के सामने है या नहीं है, उसका अस्तित्व बना रहता है। बच्चे में जब ये समझ डेवलप हो जाती है तो उसको हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। इस एक्टिविटी को इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक्टिविटी हम बच्चे के साथ कर सकते हैं। अगर बच्चा 8 महीने तक का है या 9 महीने तक का है तो बच्चे में हो सकता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाए। 8-9 महीने के बच्चे में डेवलप हो जाता है, लेकिन उससे कम है तो बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता। तो मान लीजिए अगर कोई 4-5 महीने का बच्चा और उसके सामने कोई वस्तु आप लेकर जाएंगे, तो बच्चे के सामने की नज़र के सामने जब तक वो वस्तु है बच्चा उस पर ध्यान देगा, उसके बारे में सोचेगा, उससे खेलेगा। लेकिन जैसे ही वो वस्तु उसकी नज़रों के सामने से गायब होगी ना, बच्चा उसके बारे में सोचेगा भी नहीं, उसको पता ही नहीं कि ऐसी कोई वस्तु एग्जिस्ट भी करती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस अभी डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन एक बार बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाए, 8-9 महीने की स्टेज में बच्चे में डेवलप हो जाती है, तो ऐसे में क्या है कि बच्चा अब उस वस्तु के बारे में सोचेगा। अगर वो वस्तु उसके सामने है या नहीं तब भी सोचेगा। कोई वस्तु है, बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते आपने उसको छुपा दिया और कहा कि वो वस्तु ले गया, कोई चोर ले गया, बच्चा नहीं मानेगा आपकी बात, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया, 8-9 महीने का बच्चा, उसको पता है कि नहीं वो वस्तु आपने कहीं छुपा दी है, वो ढूंढने की कोशिश करेगा।
क्योंकि बच्चे को पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, वस्तु अगर मेरी नज़रों के सामने है या नहीं है, उसका अस्तित्व बना हुआ है, वो अभी भी कहीं ना कहीं ज़रूर है, तो उसको ढूंढने की कोशिश करता है। तो एक एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। और जब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है तो बच्चे में धीरे धीरे थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है उस वस्तु के प्रति, क्योंकि वस्तु उसके सामने नहीं है लेकिन फिर भी बच्चा क्या कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है। तो ये सिंबॉलिक थॉट का एग्जाम्पल है। 18 से 24 महीने का बच्चा ये सारी चीज़ें करता है। तो आपने पाया कि सेंसरी मोटर स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो सर्कुलर रिएक्शंस बच्चा इस स्टेज में करता है, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टार्शरी। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ की स्टेज होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में डेवलप होता है 9 महीने की स्टेज में जा करके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो कि आप डेवलप रखिए, मतलब याद रखिएगा सेंसरी मोटर स्टेज से रिलेटेड। चलिए मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि मेनली 2 से 7 साल की होती है। अब इसमें क्या होता है जनरली आप पाएंगे, देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब ये है कि बच्चा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में है। ऐसा हम सभी जानते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है बच्चे के डेवलपमेंट में। इस स्टेज में आप पाएंगे ना कि बच्चा कंसेप्ट फॉर्मेशन शुरू करता है। बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को लेकर कंसेप्ट बनाना शुरू करता है धीरे धीरे, और ये कंसेप्ट डेवलपमेंट एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फिलहाल हम क्या करेंगे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है प्री कंसेप्चुअल पीरियड, एक होता है इंट्यूटिव पीरियड। एज वाइज अगर हम बात करें तो प्री कंसेप्चुअल पीरियड की जो एज होती है 2 से 4 साल की होती है, वहीं इंट्यूटिव पीरियड की जो एज होती है वो 4 से 7 साल की होती है। अब प्री कंसेप्चुअल पीरियड का मतलब क्या है? प्री कंसेप्चुअल पीरियड का मतलब यह है कि बच्चे में कंसेप्ट फॉर्मेशन अब स्टार्ट होगा। लेकिन कंसेप्ट फॉर्मेशन कैसे होता है? कंसेप्ट फॉर्मेशन बच्चा 2 तरीके से करता है, एक होता है सिंबल एंड दूसरा होता है साइन। क्योंकि बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को देख सकता है तो बच्चा एक सिंबल अपने दिमाग में डेवलप करता है, या फिर बच्चा साइन डेवलप करेगा। साइन एक भाषा के माध्यम में होता है जनरली बच्चे में। ये साइन बच्चे में भाषा के माध्यम में तब डेवलप होता है जब बच्चे का भाषा विकास भी काफ़ी अच्छा हो जाए। हालांकि इस स्टेज में बच्चे का भाषा विकास काफ़ी अच्छा हो जाता है। 1.5-2 महीने का, और सॉरी 1.5-2 साल का बच्चा अपनी भाषा पे एक अच्छा नियंत्रण स्थापित करना सीख जाता है। वाक्य बनाना जैसे बच्चा शुरू कर देता है। तो जब बच्चा ऐसा करता है तो बच्चा अब क्या है कि अपने दिमाग में जब कंसेप्ट बनाएगा ना तो 2 तरीक़ों से बनाएगा, एक सिंबल के थ्रू, एक साइन के थ्रू। इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सिंबल के थ्रू कैसे बनाएगा? फॉर एग्जाम्पल बच्चा अपनी मदर को लेकर, अपनी माँ को लेकर एक कंसेप्ट दिमाग में बिठाएगा, क्योंकि बच्चा अपनी माँ से रोज़ मिलता है ना, उससे बात करता है, उसके साथ खेलता है, सारे काम करता है। तो बच्चे के दिमाग में एक सिंबल है। सिंबल मतलब अपनी माँ की एक तस्वीर बनी हुई है ना। और जब भी बच्चा अपनी माँ की आवाज़ सुनता है ना, मान के चलो बच्चा किसी दूसरे कमरे में बैठा खेल रहा है और उसकी मदर वहाँ से आवाज़ लगाती है अपने बच्चे को, और बच्चा जैसे ही अपनी मदर की आवाज़ सुनता है उसके दिमाग में तुरंत वो जो तस्वीर बनी है ना अपनी माँ की, वो क्लिक करती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चा जैसे ही आवाज़ सुन रहा है ना, उस आवाज़ को बच्चा लिंक कर पा रहा है अपनी मदर की पिक्चर से, है ना, जो उसके मेंटल में, उसके दिमाग में है। तो एक एग्जाम्पल है कंसेप्ट फॉर्मेशन का। कंसेप्ट ऐसे ही तो फॉर्म होते हैं। आप और हम हैं, हम तो अब बड़े हो गए, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हमारे दिमाग में जिनको अगर हम बोल लेना तो तुरंत आपके दिमाग में कोई पिक्चर क्लिक कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक शब्द बोलूँ गाय, तो गाय मैंने जैसे ही बोला ना, आप सुनेंगे ना, आपके दिमाग में पिक्चर आ जाएगी गाय की। आप समझ जाएंगे कि गाय का मतलब 4 पैर वाली, दूध देने वाली, है ना। ऐसी सारी चीज़ आप समझेंगे। तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि दिमाग में आप कंसेप्ट है गाय को लेकर, और वो कंसेप्ट किस फॉर्म में है? वो कंसेप्ट सिंबल के फॉर्म में। क्योंकि आप बड़े हैं तो सिंबल के साथ साथ साइन, ये दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन बच्चा शुरुआत में, क्योंकि बच्चे में इतना भाषा विकास तो होता नहीं है, तो बच्चा सिंबल के रूप में चीज़ों को ज़्यादा संभाल के रखता है नहीं, या फिर बच्चा साइन के रूप में उस चीज़ों को संभाल के रखेगा। साइन के रूप में कैसे? फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे ने नहीं देखी, लेकिन बच्चा उसके बारे में सुनता जरूर है ना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप घर में ही बात कर रहे हैं और घर में आप बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जो हो सकता है बच्चा उनसे परिचित ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बात करते करते कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं जैसे बादल, झूला, बच्चे ने कभी झूला नहीं देखा, झूला, है ना, या बगीचा। बच्चे ने ये सब चीज़ें नहीं देखी, सिर्फ शब्द सुन रहा है आपके मुंह से। अब वो शब्द सुन रहा है ना, वो शब्द हो सकता है बच्चा पढ़ना नहीं जानता हो, लेकिन बगीचा शब्द जो साउंड बच्चे में क्रिएट हो रही है ना, उस भाषा, क्योंकि भाषा मौखिक भी तो होती है, लिखित थोड़ी होती है, तो उस मौखिक जो साउंड आ रही है ना, उसको बच्चा अपने दिमाग में कंसेप्ट के रूप में डेवलप कर लेता है। हो सकता है बच्चा उस शब्द को दोबारा कहीं सुने तो बच्चे को क्लिक कर जाए कि ये शब्द मैंने कहीं सुना है। और जब आप एक्चुअल में बच्चे को बगीचे में घुमाने ले जाएं तो बच्चे का जो वो कंसेप्ट है ना, वो और स्ट्रांग हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चा 2 तरीके से सिंबल एंड साइन के रूप में बच्चा जो है वो अपना कंसेप्ट डेवलप करता है।
नेक्स्ट इज इंट्यूटिव पीरियड। इंट्यूटिव पीरियड का मतलब क्या है? 4 से 7 साल की जो एज होती है। मेनली इंट्यूटिव पीरियड का मतलब ये होता है कि बच्चा बच्चा जब लॉजिकल थिंकिंग करता है ना, या बच्चा कुछ भी कर रहा है, बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन ही ले लीजिए, तो कुछ बच्चा ऐसी थिंकिंग कर रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो बच्चा करता तो है लेकिन बच्चे को उसके पीछे का लॉजिक समझ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल आप पाएंगे कि बच्चा इस स्टेज में क्योंकि बच्चा 4 से 7 साल का होता है, तो इस स्टेज में बच्चा जोड़ और घटा ये सीखना शुरू कर देता है। जो 1 डिजिट वाले होते हैं उनको करना शुरू कर देता है। आप बच्चों को करवाते हैं, बच्चा करता तो है लेकिन बच्चा क्या है, बच्चा इसके पीछे का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना वो नहीं समझ पाता। आप बच्चे को सिखा तो रहे हैं कि भाई 2 + 2 4 या इस प्रकार से और चीज़ें, बच्चा करता है लेकिन बच्चे को उसके पीछे का जो लॉजिक होता है ना वो समझ नहीं आता। तो जोड़ घटा गुना भाग ये सब बच्चा करेगा लेकिन उसके पीछे के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो बच्चे के पल्ले नहीं पड़ते, बच्चे को समझ नहीं आता। इसी प्रकार से बच्चा इस स्टेज में सिस्टमैटिक लॉजिक नहीं कर पाता है। चीज़ों को क्रमबद्ध रूप से रखकर सोचना बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होता। आप और हम तो क्योंकि बड़े हैं, हमारे में सिस्टमैटिक लॉजिक थिंकिंग होती है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले से ही एक प्लान बना लेते हैं कि प्रॉब्लम को पहले से समझना ज़रूरी है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो बेसिक स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम क्या है, हम सिस्टमेटिक थिंकिंग करते हैं। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट की तैयारी के लिए आपने एक प्लान बनाया होगा ना कि भाई मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो एक प्लान होगा कि भाई पहले मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा या ये करूँगी। इस तरीके से आपका एक प्लान होगा क्योंकि आप एक सिस्टमेटिक लॉजिकल थिंकिंग करते हैं जो बच्चे में इस स्टेज में नहीं होता। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं, कुछ लिमिटेशंस हम देख लेते हैं इस स्टेज में। लिमिटेशंस का मतलब ये है कि ये चीज़ें बच्चे में इस स्टेज में पाई जाती हैं और ये बच्चे को नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं। नेगेटिवली तो क्या इफेक्ट करती हैं, ये है कि हाँ बच्चे में एक तरीके से आप कह लीजिए बच्चे की लिमिटेशंस हैं, थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो करती हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे में एनिमिज्म इस स्टेज में पाया जाता है। एनिमिज्म का मतलब ये है कि बच्चा अपने आसपास की चीज़ों में चीज़ों को सजीव यानी कि लिविंग थिंग समझता है। ये बच्चे की प्रॉब्लम होती है। ऐसा हमें देखने को मिलता है कि अगर अक्सर मान लीजिए कोई बच्चा रो रहा है और उसको चुप कराने का एक तरीका होता है जो आप और हम अक्सर करते हैं कि अगर मान लीजिए बच्चा गिर गया चलते चलते और उसको चोट लग गई, उसको चुप कराने का तरीका है कि भाई जहाँ गिरा है फर्श पे वहाँ पे 2-3 हाथ मारो, पैर मारो बच्चे के सामने तेज, बच्चे को लगेगा कि हाँ भाई उसकी भी पिटाई हो गई, अब बदला पूरा हो गया, अब वो चुप हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है एनिमिज्म का। बच्चे को लग रहा है कि हाँ भाई फर्श में भी जीवन है, उस फर्श को भी दर्द महसूस होता है, कुछ ऐसा बच्चा सोचता है। इसी को हम कहते हैं एनिमिज्म। नेक्स्ट इज ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म जैसा कि मैंने बताया पहले भी डिस्कस किया था इस बारे में कि ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि बच्चा खुद को सेंटर में रख के सोचता है। उसको लगता है कि जैसे मैं सोचता हूँ पूरी दुनिया वैसे ही सोचती है। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए पियाजे ने एक 3 माउंटेन थ्योरी है उनकी, एक एक्सपेरिमेंट है वो भी किया था, जिसमें कि पियाजे ने एक बच्चा और एक डॉल को रखा आमने सामने और उनके बीच में एक टेबल पे एक मॉडल रख दिया माउंटेन का। और वो माउंटेन, उस मॉडल में 3 माउंटेन्स थे बेसिकली अलग अलग हाइट के, और उसको रखा गया और बच्चे से पूछा गया कि आप बताओ कि डॉल को ये माउंटेन कैसा दिख रहा होगा, है ना। कुछ पिक्चर्स बच्चे को दिखाई गई कि बताओ इस पिक्चर्स में से कौन सा पिक्चर आपको लगता है कि डॉल को माउंटेन दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से बच्चे ने जवाब दिया कि बच्चे ने कहा कि जैसा उसको दिख रहा है ना माउंटेन, डॉल को भी वैसा ही दिख रहा होगा। तो ये कुछ एक एक्सपेरिमेंट था पियाजे का, जिसके थ्रू उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है कि बच्चा सोचता है कि उसके मम्मी पापा सिर्फ उसके मम्मी पापा हैं, उसके घर में अगर उसके भाई बहन हैं तो वो सोचता है कि उसके नहीं है, सिर्फ मेरे हैं। इस फॉर एग्जांपल वो सोचता है कि चांद सूरज तारे सब उसके लिए है, उसको लगता है जहाँ वो जा रहा है वो पीछे पीछे उसके जा रहे हैं, है ना। तो ये बच्चे में बेसिक चीज़ें पाई जाती हैं ईगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट एबिलिटी होती है बच्चे में। रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये है कि बच्चा चीज़ों को रिवर्स करके भी सोच पाता है ना। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि एक बच्चा है जो कि ये कहता है कि उसके घर से स्कूल की दूरी जो है जितनी भी है, मान के चलिए बच्चा कहता है कि घर से उसको स्कूल जाने में जितना भी समय लगता है तो कुछ दूरी भी वो तय करता होगा, है ना। तो बच्चा ये चीज़ नहीं डिसाइड कर पाता है कि जितनी दूरी उसकी घर से स्कूल की है, वापस जब वो स्कूल से घर आता है तब भी तो उसकी दूरी उतनी ही रहती है ना। बच्चा इस तरीके से नहीं सोच पाता, है ना। इसी प्रकार बच्चा 2 गुना फॉर एग्जांपल बच्चा इस तरीके से नहीं सोच पाता है कि 2 × 2 अगर 4 होता है तो 4 भाग
2 वापस से 2 बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके की थिंकिंग बच्चा नहीं कर पाता, क्योंकि ये क्या है, ये रिवर्सिबिलिटी है, और बच्चे में इस स्टेज में लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखने को मिलती है। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि मेनली 7 से 12 साल की होती है। एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है स्कूल में, जो बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है, जनरली फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना। प्राइमरी सेक्शन की अगर हम बात करें तो बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही होता है। बीइंग अ टीचर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है तो मुझे बच्चे के साथ किस प्रकार से बिहेव करना है ना, किस प्रकार से आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। थोड़ा सा हम इस फीचर्स को देख लेते हैं पहले कि इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। सबसे पहली चीज़ तो जैसा नाम ही है कंक्रीट, तो बच्चे का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर इस स्टेज में होता है कि बच्चा कंक्रीट थिंकिंग शुरू कर देता है। कंक्रीट थिंकिंग का मतलब क्या होता है? कंक्रीट थिंकिंग का मतलब ये होता है कि बच्चा अपने सामने पड़ी किसी वस्तु के बारे में थिंकिंग कर पाएगा। लेकिन अगर आप कुछ बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम दे रहे हैं जो बच्चे के सामने ही नहीं है, तो बच्चे के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए बच्चे को अगर आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ाना शुरू कर दें इस स्टेज में आकर कि चलो आज हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड में भी आप बच्चे को बता रहे हैं कि सैटर्न होता है, यूरेनस होता है, नेपच्यून होता है, ये सारे होते हैं प्लैनेट्स। अब बच्चे को क्या पता भाई, बच्चा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो कर नहीं पा रहा, कंक्रीट थिंकिंग कर रहा है, बच्चा नहीं सोच पाएगा, है ना। आप बच्चे को समझाने लगे कि कैसे चांद पृथ्वी के चक्कर काटता है, पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है, बच्चा नहीं समझेगा क्योंकि बच्चा इस स्टेज में ये चीज़ें नहीं कर पाता। उसके सामने जो कुछ हो रहा है उसको समझ जाएगा। पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाइए बच्चे को, बच्चा समझ जाएगा। पेड़ की पत्तियाँ उसने देखी हैं, पेड़ों को उसने देखा है अच्छे से कि कैसे पेड़ उसको क्या क्या देते हैं, उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो सब समझता है। बारिश, बादल, ये सब उसके सामने है, इनके बारे में बच्चा समझेगा। लेकिन अगर बच्चा आप ऐसी चीज़ पढ़ाएंगे जो बच्चे के सामने नहीं है, तो बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कंक्रीट थिंकिंग का मतलब ये है कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कुछ भी समझा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप बच्चे को उससे रिलेटेड कोई चीज़ बच्चे के सामने प्रस्तुत कर दें। कोई एक्सपेरिमेंट अगर कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जो बच्चा खुद फील करे, बाय हैंड खुद करके देखे, तो बच्चे के लिए बहुत बेटर होता है, बच्चा उस चीज़ को अच्छे से कर पाता है। इस स्टेज में बच्चे को अगर आप वर्बल प्रॉब्लम्स देंगे तो बच्चा वर्बल प्रॉब्लम्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि वर्बल प्रॉब्लम वही चीज़ है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए आपने बच्चे के सामने 3 ऑब्जेक्ट रख दिए। मान के चलिए 3 ऑब्जेक्ट रख दिया आपने बच्चे के सामने। एक मिनट रुकिए, ये एक ही साइज़ के हो गए, इसको मैं अलग अलग साइज़ का बनाने की कोशिश कर रहा था। 3 सर्कल ही ले लेते हैं, एक ये सर्कल हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इनका नाम रख दीजिए ABC, और बच्चे से पूछे कि बताओ बेटा इनमें सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है। क्योंकि ये बच्चे के सामने है, बच्चा कंक्रीट थिंकिंग कर रहा है, बच्चा क्लियरली बता देगा सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है, C। लेकिन अगर आप इसी सवाल को घुमा दें और वर्बल कर दें, वर्बल मतलब स्टेटमेंट बना दें कि 3 पर्सन है ABC, B A से बड़ा है, C B से बड़ा है, तो बताओ सबसे बड़ा कौन है। तो इस प्रकार के सवाल बच्चा कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चा इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर रहा। हाँ, वो तीनों पर्सन अगर बच्चे के सामने आ जाए तब बच्चा इजीली बता देगा कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट इज बच्चे में रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है। रिवर्सिबिलिटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चे क्या होता है। तो बच्चे में रिवर्सिबिलिटी इस स्टेज में डेवलप हो जाती है। कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट होता है वो डेवलप होता है इसी स्टेज में आकर के, है ना। इस स्टेज में आके बच्चा समझ जाता है कि आप उसको एक ही चॉकलेट दें या उसे एक चॉकलेट के 2 हिस्से करके दे दें, बात बराबर है। उसमें फिर बच्चे को ज़्यादा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये छोटे बच्चों में कंजर्वेशन डेवलप नहीं होता, तो ऐसे बच्चों को आप हैंडल कर सकते हैं इस ट्रिक से। लेकिन 7 से 12 साल के बच्चे नहीं कर पाते ये सारी चीज़ें, है ना, उनके साथ हम ये सब चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे में कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो डेवलप हो गया है। नेक्स्ट इस बच्चा रिलेशंस समझना शुरू कर देता है। अगर अब बच्चे के सामने 2-3 चीज़ें रखी हुई हैं तो बच्चा उनमें आपस में रिलेशन बना सकता है। हो सकता है बच्चा उनमें आपस में रिलेशन उनकी हाइट को लेकर बना सकता है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। अगर बच्चा वज़न उठा पाता है तो भार उठाकर महसूस करके एक रिलेशन बनाना शुरू सकता है ना। साइज़ के बेसिस पे बच्चा रिलेशन बना सकता है। तो बच्चा रिलेशन जो होता है वो बनाना स्थापित कर देता है इस स्टेज में। वहीं नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ये होता है कि बच्चा चीज़ों को क्लासीफाई करता है। क्लासीफाई करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चा गुण, जो भी वस्तु है उसकी क्वालिटीज़, उसके गुण पे फोकस करें,
है ना। फॉर एग्जांपल बच्चा क्लासिफिकेशन ही कर रहा है कि भाई लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या होते हैं, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्लासिफिकेशन करने के लिए बच्चों को तो पता होना चाहिए ना कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, नॉन लिविंग कौन से होते हैं, उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। तो बच्चा क्योंकि ये सारी चीज़ें इस स्टेज में कर पाता है तो क्लासिफिकेशन इस स्टेज में बच्चे में डेवलप हो जाता है। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेज ऑफ पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दैट इज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि मेनली 11-12 से स्टार्ट होती है और जो अडल्टहुड एज होती है 18-19 साल तक की तब तक चलती है। क्योंकि बच्चा इस स्टेज में अब बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, मिच्योर हो जाता है ना, फिजिकली भी और मेंटली भी बच्चा इस स्टेज में मेच्योर हो जाता है कि बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती ही बच्चे मान के चले कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, है ना। आप पाएंगे कि बड़ी क्लासेस में जैसे ट्रिग्नोमेट्री जैसे कंसेप्ट जो होते हैं वो बड़ी क्लासेस में ही पाए जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, है ना, साइंस फिजिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट हो गए, बायोलॉजी के बहुत सारे कंसेप्ट हो गए, ये सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो कि बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रिक्वायर्ड करते हैं कि बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो तभी बच्चा ये सारी चीज़ें कर पाएगा, है ना। वहीं सिस्टमेटाइजेशन बच्चे में हो जाता है कि बच्चा अब चीज़ों को सोचता तो है लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से सोचता है। बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम है ना तो उसका सॉल्यूशन भी वो सिस्टमेटिक ही सोचने की कोशिश करेगा। हाँ, हो सकता है एक्यूरेसी बच्चे में ना आए लेकिन बच्चा सिस्टमेटिकली सोचना शुरू करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाइपोथेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करता है। अब ये नहीं है कि किसी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन ढूंढेगा, किसी प्रॉब्लम के वो मल्टीपल सॉल्यूशंस लेकर आएगा, है ना। और लेकिन अब वो सॉल्यूशन उसमें से कौन सा सक्सेसफुल होगा कौन सा नहीं वो बात की बात है, लेकिन हाइपोथेटिकली बच्चा एक से ज़्यादा चीज़ें सोच पाएगा किसी भी चीज़ के बारे में। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ डिसेंटरिंग, अब डिसेंटरिंग डेवलप तो तभी होगा जब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहा है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहा है तो बच्चे में डिसेंटरिंग आएगी। डिसेंटरिंग का मतलब यह है कि बच्चा अब किसी वस्तु के बारे में एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा, 2-3-4 पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पा रहा है। और हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी तभी होती है जब बच्चे में डिसेंटरिंग डेवलप हो जाए। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के। आई होप आप समझ पाए होंगे, सारे जो स्टेजेस हमने पढ़े सब बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब लास्ट में हम कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टीचर के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीचर को इस स्टेज में बच्चे में बहुत सारे कंसेप्ट डेवलप करना है। ये कंसेप्ट बहुत तरीके के हो सकते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड तो होते ही हैं, साथ के साथ बच्चे के आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसको समझना हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टीचर्स को बच्चों को समझानी होती हैं। तो कैसे कंसेप्ट डेवलप होता है, पियाजे की थ्योरी ये हमें समझाती है। तो आपको भी कंसेप्ट कैसे डेवलप करना है, क्योंकि हम जैसा बात कर रहे थे कि बच्चा स्कूल में जब आता है तो 5-6-7 साल की एज से आना शुरू करता है, जिसमें कि बच्चा मेनली कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है ना। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में या प्री ऑपरेशनल स्टेज में स्टार्टिंग में बच्चा होता है। अगर बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में है तो बच्चे को आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ नहीं करा सकते, बेसिक एक्टिविटीज़ कराना ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि बच्चा अभी कंसेप्ट फॉर्मेशन कर रहा है। वहीं जब बच्चे में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आ जाए तो बच्चे में आप कंसेप्ट फॉर्मेशन करवाइए, लेकिन किस तरीके से करवाएंगे बच्चे में, कंक्रीट तरीके से, यानी कि वो वस्तु बच्चे के सामने होगी जिसके बारे में आप बच्चों को बता रहे हैं, तभी बच्चा उस चीज़ को कर पाएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराइए। अगर आप बच्चे को बगीचे के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हैं तो बच्चे को लेकर ही चले जाइए वहाँ पे, लाइव दिखाइए, बच्चा खुद देखेगा, खुद सोचेगा उसके बारे में, समझेगा। ये सारी चीज़ें आप करिए। इसके अलावा क्योंकि बच्चे में आप पाएंगे कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो सिस्टमेटिक थिंकिंग बच्चा अभी इस स्टेज में अच्छे से नहीं कर पाता है ना। तो आपको कोशिश करना है कि बच्चे को अगर आप कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं तो बच्चे से एक्सपेक्ट ना करें कि बच्चा उसको बहुत अच्छे तरीके से ही करके लेकर के आएगा, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर करें, बच्चों को मोटिवेट करें कि हाँ भाई, आप बच्चे को गाइड करें कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बच्चे को गाइड करें। कुछ जो बेसिक कंसेप्ट जैसे हमने देखा कि जैसे कंजर्वेशन, रिलेशन, क्लासिफिकेशन, ये बच्चों में इस स्टेज में डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको बिहेव करना है ना। आपको अपने जो लेसन प्लान्स हैं या जो भी आप टीचिंग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसको भी उसी अकॉर्डिंग प्लान करना है ना। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखते हुए ही अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी प्लान करनी है, तभी आप बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगे, कंसेप्ट डेवलप कर पाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया तो ज़रूर लाइक करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।